बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रोज़ाना रात 9 बजे मिलते हैं, एक दिन आपका लर्निंग एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर भी, और उसमें हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला के साथ चर्चा करते हैं। हमारी चर्चा का जो उद्देश्य होता है वो होता है पॉलिटी की प्रैक्टिस करना, और साथ साथ विषय में एक बेहतर समझ विकसित करना, और साथ साथ छुपे हुए कॉन्सेप्ट को सीखना जो आप थ्योरी क्लासेस के दौरान पढ़ते तो हैं लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस के साथ भी जुड़ सकते हैं। जैसे आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में, और वहाँ पर फ्री में जाके आप साइन अप कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके जब आप साइन अप करेंगे तो जैसे यहाँ पर आप यूट्यूब पर फ्री लाइव क्लास देख रहे हैं वैसे वहाँ पर भी आप फ्री क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फ्री क्लासेस में आपको रेलिवेंट कोर्सेज मिल रहे हैं और आपकी तैयारी पूरी वहाँ पर हो सकती है तो आप प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ते हैं, खासकर यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित तैयारी के लिए, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में सारे के सारे कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, यानी पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आप देख सकते हैं जितनी बार चाहें उतनी बार, रिकॉर्डेड भी, लाइव भी। बढ़िया बढ़िया एजुकेटर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, और साथ साथ कभी भी किसी भी समय आप क्लास कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सारे के सारे आपके फ्री रहेंगे। डिजिटल फॉर्म में जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं रेलिवेंट, वो सारे के सारे रेलिवेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ साथ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 12 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे यहाँ 2 महीने का इसमें फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको, और 24 महीने के लिए लेते हैं तो 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा अगर आप 12 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है किसी एक बैच या किसी एक कोर्स के लिए। अनअकैडमी की सबसे खास बात यह है कि अगर आप 12 महीने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो 12 महीने तक चलने वाले किसी भी कोर्स में आप इनरोल करके पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों, अनलिमिटेड, जितनी बार चाहें उतनी बार। और साथ साथ अगर मनी इशू है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अनअकैडमी के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो 1 से लेकर 25 तक की रैंक वालों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। जैसे फर्स्ट रैंक को 100%, सेकंड और थर्ड रैंक को 50%, और 4 से लेकर 25 तक 25% स्कॉलरशिप मिल रही है। साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट की आपकी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपीपीएससी आरओ की भी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। मार्केट में इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज करने के लिए जाते हैं तो 50-60 रुपये की एक पड़ती है, या जो भी जहाँ जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको फ्री मिल रहा है। अगर आप प्लस पे नहीं है फिर भी आप इस टेस्ट सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए सवालों की श्रृंखला हम लोग शुरू करते हैं। तो सवालों में देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि पहला, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। बेस्ट पॉसिबल आंसर करना है। सेकंड, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। सी कह रहा है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। डी कह रहा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, खैर समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात की जा रही है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, संसदीय प्रणाली की, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो प्रमुख गुण होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम के इंपॉर्टेंट फीचर में एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है सर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फीचर होता है ये क्या कहता है कि कार्यपालिका जो होगी वो विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, है ना। अब कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सबसे प्रमुख फीचर होता है, सबसे प्रमुख फीचर होता है। और उसी में से इसी फीचर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे संविधान के 75 क्लॉज 3 में एक प्रोविज़न किया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये मंत्रिपरिषद जो आपकी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे आप सामान्यतः सरकार बोल सकते हैं, लोकसभा के प्रति क्या होगी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद आपकी क्या है, कार्यपालिका है यानी एग्जीक्यूटिव है। लोकसभा क्या है, ये विधायिका है यानी लेजिस्लेचर है। तो इससे क्या हो गया, कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। अब यहाँ समझते हैं कि इसको तय कैसे होता है ये चीज़ें। तो जाहिर सी बात है सर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी तक बनी है जब तक लोकसभा में उसके पास बहुमत है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत इसी से सफल हो पाता है। अगर लोकसभा में मेजोरिटी है तो सरकार है, अगर लोकसभा में मेजोरिटी खो देंगे तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल होता है प्रस्ताव जिसको आप अविश्वास प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में आया और वो पारित हो गया तो पूरी की पूरी लोकसभा को पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाता है। साथ साथ एक बात और समझिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद इंडिविजुअली किसके प्रति जिम्मेवार होती है, तो मंत्रिपरिषद इंडिविजुअली जिम्मेवार होती है राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और व्यक्तिगत रूप से उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल आपका कह रहा है कि भारत में संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कह रहा है किसमें प्रतिष्ठित है, तो इसमें सबसे पहला कह रहा है उद्देशिका,
सेकंड डीपीएसपी, थर्ड आपका फंडामेंटल राइट और डी आपका 7वीं अनुसूची। तो एक बात समझिए, जब हमारे भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था तो उस समय हम क्या अंग्रेज उस समय जिस राज्य की कल्पना करते थे या जिस राज्य को बनाना चाहते थे उस राज्य को हम पुलिस स्टेट कहते थे। पुलिस स्टेट का मतलब होता है सर एक ऐसा राज्य जहाँ पर जनता का कल्याण सुनिश्चित हो या ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ये प्रमुख होता है। लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, जनता चाहे खुश रहे चाहे खुश न रहे, चाहे जनता का कल्याण सुनिश्चित हो या ना हो। लेकिन उसी के विपरीत अगर हम देखें तो आज हमारे संविधान का और हमारा सरकार का उद्देश्य जो होता है वो होता है टू मेक द वेलफेयर स्टेट, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब एक ऐसा राज्य जहाँ पर हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया जाए, उसको हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए हमें हमारे संविधान के भाग 4 में कुछ निर्देश दिए गए हैं, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस इसे कहते हैं, सकारात्मक निर्देश दिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक संविधान के भाग 4 में। हालांकि ये निर्देश निर्देशात्मक ही ढंग से हैं, ये आदेशात्मक नेचर के नहीं हैं, ये निर्देशात्मक नेचर के हैं। निर्देशात्मक नेचर का मतलब ये है कि राज्य अपने संसाधनों के अनुसार इसे लागू करती है, इन्हें आप कोर्ट जाके क्लेम नहीं कर सकते हैं, यानी ये न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। जो उद्देश्य होता है वो डीपीएसपी का वो यही उद्देश्य है, टू मेक द वेलफेयर स्टेट, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आया जाए। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी है, यानी सबसे बड़ी संसदीय समिति है, जिसमें पहला आपका कह रहा है लोक लेखा समिति, दूसरा आपका कह रहा है प्राक्कलन समिति और तीसरा कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज और चौथा कह रहा है कमेटी ऑन पिटिशंस। तो हम अगर संसदीय समितियों की बात करें तो हमारे भारत देश में सर ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज है ना, इसलिए एक एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करने के लिए पार्लियामेंट अलग अलग कमेटीज़ के माध्यम से भी कार्य करती है। और संसद में सर 2 प्रकार की समितियाँ आपकी होती हैं, देखते हैं आप सामान्यतः। एक जिनको आप कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी, यानी अस्थायी समितियाँ जो अस्थायी नेचर की होती हैं, परमानेंट नेचर की होती हैं, और एक आपकी होती है एडहॉक कमेटी, तदर्थ समिति। तदर्थ समिति का उद्देश्य होता है कि टेम्प्रोरी नेचर की होती है, यानी किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाया गया, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक आया तो उस विधेयक पर प्रॉपर डिटेल डिस्कशन के लिए, है ना, चर्चा के लिए, है ना, एक्सपर्टाइज चर्चा के लिए बनाया गया, तो उसको एडहॉक कमेटी कहते हैं। एडहॉक कमेटी के एग्जांपल होते हैं जैसे सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी में यहाँ बात हो रही है किसकी, सबसे बड़ी की। तो देखो इसमें हम बात करें फाइनेंशियल कमेटी, अलग अलग कमेटीज़ होती है, जैसे स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है, जिसमें 3 प्रमुख आपकी इंपॉर्टेंट होती है ना। एक होती है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें सर 22 मेंबर होते हैं। एक होती है आपकी एस्टीमेट कमेटी, जिसमें 30 मेंबर होते हैं। और एक होती है आपकी कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज, जो यहाँ पर लिखा होता है, इसमें 22 मेंबर, इसमें 30 मेंबर आपके, और इसमें भी 22 मेंबर होते हैं। और ये जो 22 मेंबर होते हैं 15 इज़ फ्रॉम लोकसभा एंड 7 इज़ फ्रॉम राज्यसभा। इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 के 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 इज़ फ्रॉम लोकसभा एंड 7 इज़ फ्रॉम राज्यसभा। तो ये जो होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं, प्राक्कलन समिति। तो यही प्राक्कलन समिति क्या होती है, सबसे बड़ी संसदीय समिति के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ये प्राक्कलन समिति। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई। तो सी वाला आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे आता, सॉरी सी वाला कह रहा है, सी वाला तो ये है। ठीक है, बी वाला आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगले सवाल पर है। हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है कि कौन सी अनुसूची में सर दल बदल से संबंधित विषय क्या है, मेंशन्ड है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से शेड्यूल में। तो सबसे पहले अगर हम अनुसूची की बात कर रहे हैं तो अनुसूची समझते हैं सर ऐसे प्रावधान जो संविधान के अनुच्छेद में नहीं रखे जा सकते थे, जो काफ़ी बड़े थे, उनको हम संविधान के सबसे अंत में सर शेड्यूल बनाकर रखे, लिस्ट बनाकर रखे, जिसको हम शेड्यूल के नाम से, अनुसूची के नाम से जानते हैं। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, और अभी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ। और इन 12 अनुसूचियों में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं आपकी बाद में जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई, 10वीं अनुसूची आपकी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 11वीं 73वें के द्वारा, और 12वीं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, 9वीं अनुसूची का उद्देश्य था लॉज को जुडिशियल रिव्यू से बचाना। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, ठीक है, जो आपके यहाँ पूछा जा रहा है ये। ठीक है, 11वीं अनुसूची आपकी पंचायत से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से संबंधित है। 10वीं अनुसूची सर एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। हाँ, तो दल बदल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया, जिसका नाम हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसे कहाँ रखा गया, 10th शेड्यूल में, यानी 10वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून के द्वारा संभव नहीं है। तो समझिए जरा से भैया,
3 के तहत पूछ रहा है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर आप पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा है तो पार्ट 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है ना, जो कि भारत में, हाँ, भारत के सारे राज्य, उसके क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्रों में कोई सी, हाँ, कोई नई टेरिटरी को कैसे शामिल करेंगे, किसी को बाहर कैसे करेंगे, राज्यों का बंटवारा कैसे करेंगे, सबसे संबंधित जो पार्ट है आपका पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 अगर आप पढ़ते हैं तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताएगा एक तरीके से भारत का। पहला क्लॉज आर्टिकल 1 का कहता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 2 एडमिशन ऑफ स्टेट की बात कर रहा है, राज्यों के विलय की बात कर रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट, संसद क्या कर सकती है, राज्यों से विलय से संबंधित शर्तें तय कर सकती है। 3 कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी किसी भी राज्य का बंटवारा करना है, किसी भी राज्य का नाम बदलना है, किसी भी राज्य को 2 भाग में, 1 भाग, 2 भाग में, 3 भाग में बांटना है, ठीक है, किसी भी राज्य की सीमा को इधर उधर करना है। तो इस सब से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 3 है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो अनुच्छेद 3 से संबंधित, हाँ, जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। और अनुच्छेद 3 से संबंधित किसी भी राज्य के बंटवारे, नाम बदलने या सीमा को इधर उधर संबंधित जो भी लॉ बनता है वो सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है, यानी सिंपल लॉ बनाया जाता है, सामान्य कानून। हालांकि ये होता है एक तरीके का संशोधन है, लेकिन 368 के तहत इसे संशोधन नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 4 यही कह रहा है कि 2-3 से रिलेटेड जो लॉज बनेंगे वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, ठीक है। और 368 एक्चुअल संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, तो ये सिंपल लॉ से ही अमेंड किया जाता है, ठीक है। हाँ, डिटेल में अगर आप देखेंगे तो अकेडमी प्लस पे मैंने जब पढ़ाया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला चैप्टर, तो वहाँ जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। खैर, यहाँ अनुच्छेद 3 की बात हो रही है, तो राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ठीक, सीमाओं में परिवर्तन, तो ये सब ठीक है अनुच्छेद 3। लेकिन यहाँ पर संभव नहीं, तो नए राज्यों का प्रवेश यानी एडमिशन की बात की जा रही है यहाँ पर। एडमिशन मतलब किसी भी टेरिटरी को भारत के अंदर क्या करना है, एडमिट करना, तो इसके लिए आर्टिकल 2 है, ठीक है, अनुच्छेद 2, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा सर कि अनुच्छेद 3 के तहत क्या किसी क्षेत्र को बाहर किसी विदेशी राज्य को दिया जा सकता है सामान्य कानून बनाकर, नहीं, उसके लिए 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा वेरोवरी केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, स्पष्ट कर दिया। समझ गए? चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है, ये कह रहा है। सबसे पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और सीएजी को। किसको हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है, तो यहाँ समझिएगा हमारे भारत देश में किसको किसको हटाने में संसद की भूमिका होती है। सबसे पहले तो ये समझिए, राष्ट्रपति को हटाने में संसद की भूमिका होती है, सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, हाई कोर्ट के जज को हटाने में संसद की भूमिका है, सीईसी जिसे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, इसको हटाने में संसद की भूमिका, ठीक है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हटाने में संसद की भूमिका। साथ साथ सर एसईसी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इसको हटाने में संसद की भूमिका। इन सबको अगर हटाना है तो संसद में प्रस्ताव पारित ही करना पड़ता है, बिना संसद में प्रस्ताव पारित किए नहीं हटाया जा सकता। और राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो उसको, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग के नाम से जानते हैं टेक्निकली। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग के नाम से जानते हैं। तो जनरली सेम प्रोसेस चलता है, संसद ही, हाँ, संसद ही सबको हटा रही है, इसलिए इन सबको भी व्यवहारिक रूप से महाभियोग का नाम दे देते हैं हटाने की प्रक्रिया को। हालांकि टेक्निकली इसका शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है ना। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस आता है सब में हटाने की प्रक्रिया में। खैर, संसद सब में ही प्रस्ताव पारित करती है, बिना संसद के पारित किए कोई नहीं हट सकता है, ठीक है। यानी संसद की भूमिका इसमें सब में होती है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें अध्यक्ष संघ लोक सेवा, तो यहाँ संसद की भूमिका नहीं होती है, यहाँ राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। एक मामला ऐसा होता है जिसमें थोड़ा टफ प्रोसीजर रहता है, कदाचार। अगर कदाचार के मामले में आपको यूपीएससी के चेयरमैन को हटाना है तो इस बात की जाँच के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस जाँच करता है, उसके बाद रिपोर्ट देता है, तब जाके उसे हटाया जाता है, ठीक है। बाकी कदाचार के अलावा अन्य मामलों में अगर हटाया जाना है तो राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। तो इसमें ये वाला क्या होगा, भूमिका होती है, ये वाला होती है, ये वाला नहीं होती है, तो ये वाले में नहीं होती है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दिक्कत, चले आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन, निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है। तो पंचायत का निर्वाचन पूछ रहा है, यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, गलत लगा देंगे भारतीय निर्वाचन आयोग, इसीलिए सवाल बनाया गया है कि आप ये लगा दें और आपका गलत हो जाए। खैर देखिए, हमारे भारत देश में समस्त चुनाव आप लोग जानते होंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन पंचायत का चुनाव छोड़कर, पंचायत का चुनाव हमारे भारत देश में भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। भारतीय निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद 324 के तहत है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जिसमें कि 3 मेंबर होते हैं, आपको पता है। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं अन्य आयोग,
ठीक। इसका चुनाव कौन कराता है? पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक, 243 के तहत, राइट। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका बिल्कुल इजी सवाल है, सरल सवाल है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो अगर हम नागरिकता की बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर सर कि संविधान के कुल 22 भागों में जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करेगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करेगा। लेकिन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड बात करेगा, है ना। 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप मेंशन की गई है, यानी नागरिकता से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं, जिसमें आपको पता है कि भारत देश में नागरिकता का जो स्ट्रक्चर है वो एकल नागरिकता है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। जहाँ तक बात है फेडरेशन की, तो फेडरेशन में हमेशा दोहरी नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका। भारत में भी फेडरेशन है तो इस हिसाब से भारत में क्या होना चाहिए, भारत में भी दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन भारत का फेडरेशन अमेरिका की तरह क्लासिक फेडरेशन नहीं है। भारत का फेडरेशन यूनियन की तरफ टिल्ड है, यानी हमने एकात्मक व्यवस्था को भी अपनाया है, ठीक है। हाँ, यूनिटरी फीचर को भी हमने क्या किया है, शामिल किया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत देश में क्या है, एकल नागरिकता, और एकल नागरिकता ये भारत में यूनिटरी फीचर को शो ऑफ करता है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये आपका आंसर होगा, नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा सर, संविधान में जो नागरिकता बताई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो नागरिकता बताई गई है, वो नागरिकता सिर्फ और सिर्फ तब के लिए बताई गई है जिस दिन संविधान लागू हुआ। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक बन गया, सिर्फ इतना ही संविधान बताता है, आज के लिए संविधान नहीं बताता है। आज के लिए संविधान ने अधिकार दे दिया संसद को, संसद कानून बना के तय कर सकती है। और अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद कानून बनाकर नागरिकता संबंधित, हाँ हाँ, नागरिकता को रेगुलेट कर सकती है कौन, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने इससे संबंधित एक लॉ बनाया है जिसका नाम है सर सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी नागरिकता अधिनियम 1955। और यही नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि 5 तरीके से नागरिकता ली जाती है और 3 तरीके से नागरिकता छोड़ी जाती है। आगे आते हैं अगले सवाल पर। चलिए, कह रहे राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है। तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या, खैर तो पहले मैक्सिमम देख लीजिए। तो मैक्सिमम संख्या की अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य में जो मैक्सिमम संख्या मंत्रियों की हो सकती है, मैक्सिमम नंबर जो हो सकता है किसका, मंत्रियों का। तो मंत्रियों का मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, असेंबली के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी विधानसभा की जो सीटें हैं उसके 15% से ज़्यादा नहीं होगा। अब 15% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। ये तो मैक्सिमम की बात हो गई। अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 12 से कम नहीं हो सकता, ठीक है, मिनिमम 12। अगर वही केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी सेम प्रोविजन है कि मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। राज्य में मिनिमम भी मेंशन है, मिनिमम 12 से कम नहीं होगा, ठीक है। अगर ये यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी में जहाँ पर विधानमंडल है, तो यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की संख्या असेंबली के 10% से ज़्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए। अगला सवाल आपका कह रहा है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि महान्यायवादी को इतना पारिश्रमिक मिलेगा जो संसद अवधारित करे, यानी कि पार्लियामेंट क्या करे, अवधारित करे। यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम महान्यायवादी की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सर, तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का वकील होता है। अनुच्छेद 76 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी वो होता है ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हो। फिर से सुनिएगा, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हो, वो क्या बन सकता है, वो एजीआई बन सकता है, यानी महान्यायवादी बन सकता है। अब ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य हो, एजीआई बन सकता है। लेकिन आप बखूबी इस बात को समझिए कि एजीआई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। एजीआई का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, यानी इसका कोई भी टेन्योर नहीं होता है। एजीआई का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, यानी कोई भी संविधान के द्वारा निर्धारित कार्यकाल नहीं है। ये पूरी के पूरा पोस्ट राष्ट्रपति के दया पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति किसी भी समय इन्हें हटा सकता है, ठीक है। इसी को कहते हैं कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब रही बात महान्यायवादी की, तो एक बात और आपको समझनी है कि महान्यायवादी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, फुल रोल एम्प्लॉय नहीं होता है ना। जैसे सरकारी कर्मचारी एक तरीके से फुल रोल एम्प्लॉय होते हैं, वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो फुल रोल एम्प्लॉय नहीं होता है तो इसका मतलब ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है अगर फुल रोल नहीं है तो, ठीक।
तो फुल रोल एम्प्लॉय नहीं होता है, इसी वजह से इसका कुछ निर्धारित पारिश्रमिक संसद के द्वारा नहीं निर्धारित किया जाता है। इसको जो भी पारिश्रमिक मिलता है वो समय समय पर प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? हाँ, प्रेसिडेंट इसको डिसाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा, तो ओनली वन होगा इसमें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा यहाँ होना चाहिए था, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। किसमें गतिरोध को दूर करने के लिए यानी डेडलॉक को दूर करने के लिए लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सबसे पहला कह रहा है आपका सामान्य विधेयक, दूसरा आपका कह रहा है धन विधेयक, तीसरा आपका कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक और चौथा आपका कह रहा है विनियोग विधेयक यानी अप्रोप्रिएशन बिल। तो अगर हम डेडलॉक की बात करें तो भैया डेडलॉक क्या होता है सबसे पहले तो ये समझें। तो जब लोकसभा और राज्यसभा में आपसी सहमति नहीं बन पाती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम डेडलॉक के नाम से जानते हैं, डेडलॉक। ठीक है, जैसे ऐसे समझें, ये आपके सामने फर्स्ट हाउस है। अब ये फर्स्ट हाउस लोकसभा भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है। ये आपके सामने सेकंड हाउस है, ये लोकसभा भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है। जैसे फर्स्ट हाउस ने पारित किया, नेक्स्ट हाउस ने रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट हाउस ने पारित किया, नेक्स्ट हाउस ने 6 महीने तक पेंडिंग छोड़ दिया। फर्स्ट हाउस ने पारित किया, नेक्स्ट हाउस ने अमेंड किया, अमेंडमेंट कर दिया, और इस अमेंडमेंट को फर्स्ट हाउस ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अब ये कंडीशन है, अब यही सेम कंडीशन इधर से भी उठा लो। अब ये जो यहाँ की है यहाँ भी कर सकते हैं, इधर से हुआ अगर मान लो इधर आया है तो ठीक है, ये ठीक, ये अमेंड करें, ठीक है, और ये क्या कर दें? रिजेक्ट कर दें, सेम। तो यही 3 स्थितियों में क्या होता है? डेडलॉक होता है। यही 3 कंडीशन होती है सर डेडलॉक की, और यही 3 स्थितियाँ डेडलॉक की स्थिति कहलाती है, यानी गतिरोध की स्थिति कहलाती है। और हमारे संविधान का अनुच्छेद 108 कहता है जब डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होती है तो डेडलॉक की स्थिति में संविधान का अनुच्छेद 108 कहता है कि क्या बुलाई जा सकती है? ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ज्वाइंट सिटिंग यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बुला सकते हैं। लेकिन किन विधेयकों के लिए? तो ऐसे विधेयक जो संविधान संशोधन है उसके लिए नहीं बुला सकते, धन विधेयक के लिए नहीं बुला सकते, नहीं बुला सकते। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बुला सकते हैं? सामान्य विधेयक के लिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए ही सिर्फ बुलाई जाती है। और ऐसे विधेयक जो अंततः ऑर्डिनरी की तरह वर्क करने लगते हैं, जैसे फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 कैट 1 117 वाले, कैट 1 कैट 2, ठीक है। तो फाइनेंस बिल कैट 1 कैट 2 में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, ठीक है। और सामान्य विधेयक में तो इसमें क्या सही होगा? सामान्य विधेयक सही होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि भैया ये जो आपका ज्वाइंट सिटिंग है उस ज्वाइंट सिटिंग को समन कौन करेगा? तो ज्वाइंट सिटिंग को समन हमेशा प्रेसिडेंट करता है यानी राष्ट्रपति करता है, लेकिन चेयर प्रेसिडेंट नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग को चेयर करने की अगर बात आएगी तो चेयर ज्वाइंट सिटिंग को कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा, वो भी नहीं है तो वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा करेगा, वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। चलिए अगला सवाल आपको देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस, थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है, टाइपराइटर भी हमारा कभी कभी नशे में आ जाता है तो इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत है, इसमें जज्बाती ना होना आप लोग। कह रहा है निम्नलिखित भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, नेशनल फ्लैग? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 22 जुलाई 1947। लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए कौन कौन सी तिथियाँ इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो तिथियों में आपको बताता हूँ, सारी तिथि मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष बने इस तिथि को सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, अध्यक्ष बने हमारे बाबूजी राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इस दिन हमारा उद्देश्य प्रस्ताव आया कि हम संविधान को कैसा बनाना चाहते हैं, पॉलिटी का नेचर कैसा देना चाहते हैं, पंडित नेहरू ने प्रेजेंट किया था, वही आगे चल के प्रियम्बल बनेगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। जोड़ेंगे तो 2 साल 11 माह 18 दिन। ये कुछ बातें इसी दिन लागू हुई, 15 अनुच्छेद, 15 का मतलब अनुच्छेद 15 नहीं, लगभग 15 अनुच्छेद नंबर में। और फिर अंतिम बैठक हुई आपकी 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन क्या अपनाया गया? नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, और राष्ट्रपति बने हमारे पहले राजेंद्र प्रसाद। पूरी तरह संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक। और इसी बीच 22 जुलाई 1947 को हमारा क्या अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को
नेशनल फ्लैग जिसको डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया ने, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक, कोई डाउट भी है यहाँ तक? चलो आगे आते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। पहला, अलग होने मात्र की वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका जो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है सर। हमारा भारत पहले एक देश है जिसमें अलग अलग राज्य हैं। जैसे शरीर होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, शरीर के अंगों को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे भारत के राज्यों को भारत से अलग नहीं किया जा सकता है। तो भारत के राज्यों को भारत से अलग नहीं किया जा सकता है, तो अंगों की तरह ही राज्य हैं, राज्यों को भी अलग नहीं किया जा सकता है। भारत पहले एक देश है जिसमें अलग अलग क्या है, राज्य हैं। ठीक, किसी समझौते के तहत भारत देश में राज्य नहीं जुड़े हुए हैं, तो अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का मतलब ये है कि राज्यों का विनाश हो सकता है, मतलब राज्यों का विनाश का मतलब राज्य टूट सकते हैं, 2 भाग में जा सकते हैं, 3 भाग में जा सकते हैं, एक राज्य की सीमा कम की जा सकती है, न बदला जा सकता है, किसी राज्य की बॉन्ड कुछ क्षेत्र को दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है ना, लेकिन अविनाशी संघ, संघ का कभी विनाश नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ ये भी बोल सकते हैं। अलग होने की वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये तो फर्जी स्टेटमेंट लिखा हुआ है सर। हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन अलग होने की वकालत पर सुरक्षा मिलेगी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट राइट है, तो इसमें कौन सा होगा, ओनली वन। चलिए, कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसको पढ़िए, पढ़ के जवाब दीजिए। ये रिट से संबंधित सवाल है सर। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मीनिंग लिखी है टू हैव द बॉडी, परमादेश, भी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा, बाय वर्ड अथॉरिटी। तो ये जो चारों लिखी हैं, चारों क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे चारों लिखी हुई हैं जो ये रिट है। रिट क्या होती है, एक प्रकार का न्यायालयीय आदेश होता है, न्यायाधीश होता है। रिट हमारे भारत देश में जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट रिट जारी करता है अंडर आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट रिट जारी करता है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, थोड़ा उल्टा निकल गया था। रिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। कितने प्रकार की रिट होती है सर, 5 प्रकार की रिट होती है। ध्यान दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट रिट कब जारी करेगा, जब मौलिक अधिकारों का हनन हो, फंडामेंटल राइट के वायलेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों के वायलेशन के मामले में भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, 5 प्रकार की रिट होती है, कौन कौन सी देखते हैं। एक होती है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन, को वारंटो। हैबियस कॉर्पस की मीनिंग होती है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी जो ये लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, बंदी को प्रस्तुत करो। परमादेश की मीनिंग होती है बी कमांड, यानी हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, प्रतिषेध की मीनिंग होती है सर टू प्रोहिबिट, यानी रोकना। ठीक है, टू प्रोहिबिट इसकी मीनिंग होती है, और यही यहाँ गलत लिखा हुआ है। अधिकार परीक्षा की मीनिंग होती है को बाई वर्ड अथॉरिटी, आपका क्या अधिकार है। और सर्शियोररी की मीनिंग होती है टू बी सर्टिफाइड, ये जो लिखा हुआ है सर्शियोररी का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, सॉरी ये भी सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि यहाँ प्रतिषेध की जगह क्या होना चाहिए, सर्शियोररी होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका यही वाला होगा। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ी आवाज़ स्लो लग रही होगी, हाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य की वजह से आवाज़ थोड़ी स्लो है। थोड़ी एनर्जी भी कम लग रही होगी, तो उसका भी कारण स्वास्थ्य है। आगे आते हैं, मनी बिल की बात की जा रही है अगले सवाल में। भैया कह रहा है कि मनी बिल भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में, ये तो एकदम हलवा सवाल है। धन विधेयक को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया। मनी बिल को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में डिफाइन किया गया है। तो पहला आपका 109 कह रहा है, दूसरा 110 कह रहा है, तीसरा आपका 111 कह रहा है, चौथा आपका 112 कह रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मनी बिल की, तो ध्यान दीजिएगा भैया, मनी बिल को डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल। और ध्यान दीजिएगा इसके साथ साथ 110 क्लॉज ये भी कहता है कि कौन ये सर्टिफाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ठीक है, तो किसी बिल को मनी बिल समझने के लिए हमें क्या करना होता है, बस इतना है ना, मैटर ऑफ 110 प्लस सर्टिफाइड बाय द स्पीकर। यानी हमारे भारत देश में स्पीकर को पावर दी गई, लोकसभा स्पीकर को, कि लोकसभा स्पीकर ये सर्टिफाई करेगा कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ठीक है,
हाँ, मनी बिल फाइनेंस बिल का ही एक टाइप होता है, तो सारे के सारे मनी बिल क्या होते हैं, फाइनेंस बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते हैं। ठीक, मनी बिल की बात करें तो मनी बिल हमारे भारत देश में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद, यानी प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति के बाद संसद के सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता। ये सिर्फ लोकसभा में आएगा, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा गया, राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन तक ही क्या कर सकती है, विदहोल्ड कर सकती है। अगर राज्यसभा इसे मनी बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकती है, ना तो राज्यसभा मनी बिल को अमेंड कर सकती है। राज्यसभा के बाद ये सीधे कहाँ पहुँचेगा, प्रेसिडेंट के पास पहुँचेगा, प्रेसिडेंट इसे सिग्नेचर करेगा और क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना, प्रेसिडेंट कभी भी मनी बिल को वापस नहीं कर सकता है, यानी सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग मनी बिल के लिए, धन विधेयक के लिए प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? कौन सी फेडरल स्टेट है, सेमी फेडरल स्टेट है, ये किसने कहा, बताइए। ये भी सरल सवाल है आपका। देखिए, पहली चीज़ तो ध्यान दीजिए कि हमारा भारत एक फेडरल कंट्री है। बिल्कुल फेडरल कंट्री क्यों है, क्योंकि हमारे भारत देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी अस्तित्व है, इसलिए फेडरल कंट्री है। लेकिन केंद्र और राज्य में हमारे भारत देश में शक्तियाँ बटी हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने राज्य को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बनाया है, जैसा कि क्लासिक फेडरेशन में आपको देखने को मिलता है अमेरिका। हमने शक्तियाँ केंद्र की तरफ झुका दी हैं, यानी फेडरल के साथ साथ हमने यूनिटरी फीचर को भी अडॉप्ट किया है। केंद्र को हमने मजबूत बनाया है, और केंद्र को हमने क्या बनाया है, केंद्र को मजबूत बनाने की वजह से ही भारत के ढांचे को क्या कहा जाता है, अर्धसंघात्मक कहा जाता है, यानी क्वासी फेडरल कहा जाता है। और केसी वेयर साहब ने इसी बात को देखते हुए भारत के ढांचे को क्या कहा, अर्धसंघात्मक कहा, क्योंकि हमारे भारत देश में व्यवस्था यूनियन की तरफ झुकी हुई है, यानी यूनियन की तरफ टिल्ड है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। भारत देश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपका सरल सवाल है। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, समझते हैं ज़रा सा इस सवाल को। तो अगर हम पंचायत की बात करें सर, तो शुरुआत में पंचायतों को पूरी तरीके से अनिवार्य दर्जा नहीं दिया गया था संविधान में। अनुच्छेद 40 में लिखकर छोड़ा गया था कि राज्य पंचायतों संबंधी उपबंध करें, और 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, तो ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं था। खैर, बाद में अलग अलग समितियां बनी इस पर अध्ययन करने के लिए, और उनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए हमारे भारत देश में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए, और पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये 73वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992, ये लागू हुआ सर 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर इसी की बात करें लोकल गवर्नमेंट, तो बस सर लोकल गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है, एक पंचायत आपने अभी देख ही लिया, और एक होती है नगर पालिका, है ना। लोकल गवर्नमेंट एक रूरल वाली पंचायत, अर्बन वाली नगर पालिका। और नगर पालिका को सर संवैधानिक दर्जा मिला 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, संविधान का भाग 9A और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय। ठीक है, ये लागू हुआ जून 1993 में। ठीक है, संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक, देख लीजिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि एथिक्स अगर आपको पढ़ना है तो हमारे एथिक्स जीएस पेपर 4 चलने लगा है, एथिक्स आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ ये बैचेज हमारे यहाँ चल रहे हैं, अगर आपका ऑप्शनल इनमें से कोई भी ऑप्शनल है तो आप ऑप्शनल उसी सेम फीस में कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से चार्ज आपको नहीं देना है ना। ऑप्शनल आपका स्टार्ट। और RO का रिवीजन कोर्स आया है, इसमें इनरोल करके आप रिवीजन कर सकते हैं। जीएस का क्रैश कोर्स ऑनगोइंग चल रहा है, इंग्लिश मीडियम का ये चल रहा है आपका, और ये चल रहा है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। नया सब्सक्रिप्शन लेके भी आप पूरा का पूरा क्रैश कोर्स के थ्रू अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए भैया, इस सवाल का जवाब दीजिए। कह रहा है कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो पहला, ये लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता विशेष परिस्थितियों में। तो याद रखिएगा सर, प्रियम्बल हमारे संविधान का जस्ट ट्रेलर है, ड्रीम है, हम क्या करना चाहते थे। प्रियम्बल बताता है कि हम संविधान को किस पॉलिटी में डालना चाहते हैं, हम सब लोगों को क्या देना चाहते हैं। तो ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल एक्चुअली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का भाग है, ऐसा केशवानंद भारती केस में क्लियर हो गया है। संशोधन भी हो सकता है ना, प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। ठीक,
संसद अमेंड कर सकती है। हाँ, रही बात इन्फोर्सिएबल की, तो सर प्रीएम्बल इन्फोर्सिएबल नहीं है, इसे लागू न्यायालय जाके इसे लागू नहीं कर सकते हैं, लागू नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब नॉट इन्फोर्सिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। अगर नॉट इन्फोर्सिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल, एक बात और समझिए, ये ना तो इसके थ्रू लेजिस्लेचर को कोई पावर मिलती है, ना ही ये लेजिस्लेचर पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ना ही लेजिस्लेचर पर कोई लिमिटेशन लगाता है, ना ही लेजिस्लेचर को इसके थ्रू कोई शक्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला, अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। सेकंड कह रहा है कि इसमें राज्यों के भूभाग क्या हैं, समाविष्ट है। थर्ड कह रहा है कि इसमें अन्य उपार्जित भूभाग भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। चलिए बताइए। तो ये संविधान के पार्ट 1 की अगर यहाँ बात हो रही है, और पार्ट 1 में सर आर्टिकल 1 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 1 में सर 3 क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 1 का पहला क्लॉज आप पढ़ते हैं तो ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भारत क्या है, हाँ, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत में व्यवस्था सेंटर की तरफ टिल्ड है, यानी यूनियन ज़्यादा पावरफुल है। इसी बात को ये दिखा रहा है यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड। ठीक है, यूनियन शब्द का प्रयोग इसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को शो करने के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, सेकंड क्लॉज कह रहा है कि हाँ, राज्यों से संबंधित जो सीमाएं, अधिनियम वगैरह वो शेड्यूल 1 में है। ठीक है, नाम वगैरह राज्यों के कहाँ हैं, शेड्यूल 1 में। थर्ड क्लॉज जो है क्या बताता है, टेरिटरी बताता है। टेरिटरी किसकी टेरिटरी, सर भारत की, है ना। टेरिटरी ऑफ द यूनियन बताता है। इसमें टेरिटरी में कौन कौन आएगा, इसमें राज्य आते हैं, यूटीज आते हैं, और प्लस एक्वायर स्टेट। राज्य आप जानते हैं, यूटी आप जानते हैं, एक्वायर का मतलब जो क्षेत्र हम एक्वायर करें वो भी भारत का क्षेत्र माने जाएंगे। ठीक है, ऐसा थर्ड क्लॉज आर्टिकल 1 का कह रहा है। तो आप देखते हैं, भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं। ठीक है ना। और अन्य उपार्जित भूभाग यानी एक्वायर्ड स्टेट भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा सही होगा इसमें, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, निम्नलिखित में से कौन सा आपका मौलिक अधिकार है। तो चलिए इधर देख लेते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार है, क्योंकि समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, जिसमें आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार बाद में बना 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, आर्टिकल 21A है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक क्या है कि बच्चों को क्या, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 86वां संविधान संशोधन। शोषण के विरुद्ध अधिकार का आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में क्या है, मेंशन है। ये है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर वगैरह। ये है आपका चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर को करता है, और 24 आपका चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 23-24, शिक्षा का अधिकार आपका 21A। ठीक है, और ये आपका 19। ठीक, तो ये तीन के तीनों कहाँ हैं, आपके मौलिक अधिकारों में आते हैं। तो इसमें सारे के सारे आपके क्या होंगे, मौलिक अधिकार होंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इसके तहत न्यायालय को मूल अधिकारों को इन्फोर्स करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। दूसरा, संविधान में संशोधन करके इस अधिकार को छीना जा सकता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है, सबसे पहले तो ये समझिए। तो ये है आपका आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 वही है सर जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो 32। इसीलिए उन्होंने इसको संविधान की हृदय व आत्मा कहा। और अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 ये है कि सर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को के हनन के मामले में क्या जारी कर सकती है, रिट जारी कर सकती है, रिट इशू कर सकती है, आपके मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स कराने के लिए, प्रवर्तित कराने के लिए। तो न्यायालय को मौलिक अधिकारों को इन्फोर्स कराने की, रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, 32 के थ्रू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। दूसरा कह रहा है कि संशोधन नहीं किया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता है। तो बिल्कुल सर, आपको पता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में अमेंड नहीं किया जा सकता है।
संविधान का मूल ढांचा क्या है, ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताएगा, क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने ही केशवानंद भारती केस में दिया है। तो इसमें कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करके इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। तो सर, संविधान में संशोधन करके इस अधिकार को नहीं छीना जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र कुमार केस में स्पष्ट कर दिया है कि आर्टिकल 32 आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी मूल ढांचा है। अब मूल ढांचा है तो जाहिर सी बात है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें आपका बोथ होगा, यानी हाँ बोथ 1 और 2, ठीक है। ये दोनों नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थर्ड स्टेटमेंट भी है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्यों को, सर मूल अधिकारों को लागू किया जाता है, ना कि मौलिक कर्तव्यों को इसके अधीन लागू किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है। थर्ड गलत होगा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। थर्ड आपका गलत होगा, जिसमें बोथ 1 और 2 होगा, अब बाकी नहीं, ठीक है। थर्ड आपका गलत है, तो ये ओनली लिखा हुआ था, हाँ ओनली 1 और 2 होगा आपका, ठीक। आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। किस न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला न्यायमूर्ति PN भगवती, दूसरा न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, तो इसमें है M हिदायतुल्लाह, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अगर राष्ट्रपति हमारे भारत देश में नहीं रहता है तो राष्ट्रपति की जगह पर कार्य करता है जो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर ये भी अनुपस्थित है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कार्य कर सकता है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो राष्ट्रपति के तौर पे काम कर सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करता है तो उसको राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ मिलती हैं, उसको राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। चलिए, ये तो आपका संविधान के द्वारा तय किया गया है इतना, ठीक है। बाकी ये संसदीय अधिनियमों के द्वारा तय किया गया है। अगले सवाल पर आते हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ विपुलटन, ये मेरा रेफरल कोड है सर, 2 रेफरल कोड है, एक विपुलटन है ना, एक VT लाइव। ये दोनों रेफरल कोड अगर आप यूज कर सकते हैं दोनों, है ना, जाइए करिए 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे मिलता है। अगर इन दोनों में से कोई भी आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं UPSC से लेकर आपका UPPSC तक, कहीं भी अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है इसके थ्रू, ठीक। चलिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल कह रहा है भैया कि संसद के एक सत्र के 17 अवसान और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समय अवधि को सत्र कहते हैं। एक सत्र के 17 अवसान और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समय अवधि को क्या कहते हैं, सत्र कहते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि एक सत्र के अवसान और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने की समय अवधि का अवकाश कहते हैं। देखो पहले समझो, एक सत्र का 17 अवसान यानी ये सेशन है, सेशन क्या हो गया, एंड हो गया, है ना, सेशन एंड हुआ। और कह रहा है दूसरे सब सेशन का जो स्टार्ट हुआ, तो इसके बीच का जो टाइम है उसको कह रहा है सत्र कहते हैं, ठीक। नहीं, एंड हुआ और फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, सत्र अवसान हुआ, फिर दोबारा फिर से सेशन शुरू हुआ, तो इसको, ये तो छुट्टी वाला दिन है ना, तो इसको हम कहते हैं सत्र अवकाश, ठीक है। ये अवकाश है सर, इसको हम सत्र अवकाश कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें सत्र लिखा है, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सत्र के अवसान और दूसरे, अब देखो सत्र क्या हुआ, सत्र का अवसान हुआ और दूसरे सत्र का प्रारंभ होने की समयावधि को अवकाश कहते हैं। इसमें समझिए जरा सा, कह रहा है कि एक सत्र के अवसान, सत्र अवसान और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने की मध्य की समयावधि को अवकाश कहते हैं, ठीक। तो ये तो सही लिखा हुआ है ना, ये तो सही लिखा हुआ है कि एक सत्र का 17 अवसान हुआ, ठीक है, यही सेम चीज़ एंड हुआ, और दूसरा सत्र क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, तो उसके मध्य की अवधि को अवकाश कहते हैं। अब समझिए यहाँ मैं पूरा आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ कि सेशन जैसे स्टार्ट हुआ, सेशन स्टार्ट हुआ तो जब तक ये चलेगा, सेशन स्टार्ट है चला जब तक एंड नहीं हो जाता, तब तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम सत्र कहते हैं, ठीक। अब ये एंड हो गया तो दोबारा एंड हो गया, इसको सत्र अवसान कहते हैं। एंड जो हो गया तो इसको हम बोलते हैं सत्र अवसान, ठीक है। दोबारा फिर स्टार्ट होगा, दोबारा फिर स्टार्ट होगा, समन होगा तो दोबारा फिर स्टार्ट होगा, सत्र स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सत्र स्टार्ट हो गया, जब तक चलेगा ये सत्र कहलाएगा, ठीक।
ठीक है। और ये जो एंड हुआ, एंड होने के बाद स्टार्ट, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सत्रावकाश कहते हैं। ठीक है। अब यही कह रहा है सत्रावसान और दूसरे सत्र का प्रारंभ, इसमें कह रहा है सत्रावसान और दूसरे सत्र का प्रारंभ, तो इसको इसमें जो सत्र लिखा है, नहीं इसमें अवकाश लिखा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा, ओनली 2 आपका होगा। ठीक है। चलिए, सत्र, अगर कोई भी सत्र बुलाना हुआ, जैसे सत्र में 3 चीज़ें, एक होता है सम्मन करना यानी बुलाना, प्रेसिडेंट करेगा। सत्रावकाश करना, प्रोरोगेशन, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है। सत्र बुलाना, सत्रावकाश करना, दोनों प्रेसिडेंट। लेकिन चलाता कौन है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, है ना। स्थगित कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। साइन डाई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका की अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संघीय विवाद अनन्य रूप से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, यानी कि संघीय विवाद जो आपके हैं वो अनन्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, यानी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। उच्चतम न्यायालय का रिट अधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में कम व्यापक है, यानी कम बड़ा है सुप्रीम कोर्ट का। केंद्र और एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो बात तो वही लिखी हुई है जो पहली वाली लिखी हुई है, इधर भी लिखी हुई है, आपको सही बताना है। ये कह रहा है नन ऑफ, ये बताइए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि संघीय विवाद, सर भारत के सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है, और अगर केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई विवाद क्रिएट हुआ तो यही विवाद संघीय विवाद कहलाता है। राज्य प्लस राज्य के बीच में कोई विवाद क्रिएट हुआ, एक राज्य प्लस अन्य राज्यों के बीच में कोई विवाद क्रिएट हुआ, तो इन विवादों का निपटारा कौन कराएगा? सुप्रीम कोर्ट। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब अनन्य क्षेत्राधिकार है उसका, यानी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकारिता होगी। वही सेम पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, आरंभिक अधिकारिता होती है सुप्रीम कोर्ट की, यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है ये सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। यानी एक से अधिक, एक केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में भी जो विवाद क्रिएट होता है, इन विवादों का निपटारा भी कौन कराएगा? सुप्रीम कोर्ट कराएगा। ये इसकी आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं रिट के बारे में। तो रिट के बारे में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करती है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट भी रिट जारी करती है अंडर आर्टिकल 226। लेकिन ध्यान रखिएगा सर, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है 32 और हाई कोर्ट रिट जारी करती है 226 के थ्रू। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझनी है सर, कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के वायलेशन पर रिट जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के वायलेशन पर रिट जारी करेगी। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार प्लस अदर, यानी अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार और हाई कोर्ट अन्य अधिकारों के भी उल्लंघन पर रिट जारी कर सकती है। तो यानी अगर व्यापकता के लिहाज से देखें तो बड़ा जुरिस्डिक्शन किसका आता है? हाई कोर्ट का आता है। उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट की तुलना में थोड़ा कम व्यापक है। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आपकी क्या है? ये बात बिल्कुल आपकी सही है। तो पहला स्टेटमेंट भी आपका सही होगा, सेकंड भी आपका सही होगा, थर्ड भी आपका सही होगा। तो 1 2 3 इसमें तीनों होगा। ठीक है। चलो आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते संसद में मतदान के अधीन नहीं होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। बताएं। चलिए समझते हैं। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी होती है ना, वेतन भत्ते, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। भारित का मतलब देखिए, ये हमारी संचित निधि है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसमें 2 प्रकार का व्यय होता है। एक व्यय को हम लोग कहते हैं सर नॉर्मल एक्सपेंडिचर, और एक व्यय को हम लोग कहते हैं सर चार्ज एक्सपेंडिचर।
नॉर्मल एक्सपेंडिचर जिस पे सदन में मतदान होता है, लोकसभा इस पे वोटिंग कर सकती है, जैसे कि मान लीजिए रेलवे के लिए 1000 करोड़ बजट में शामिल है, डिफेंस के लिए 2000 करोड़, ठीक है। और रही बात चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए किया गया है, ठीक है। तो इसमें मतदान नहीं होगा, तो ये क्या होगा, मतदान के अधीन नहीं होंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संसद में मतदान के अधीन नहीं होते हैं, यानी लोकसभा इस पर वोटिंग नहीं कर सकती। सीधा सा उद्देश्य है सर, इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना, क्योंकि जुडिशरी है, जुडिशरी में इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंस को मेंटेन नहीं रखेंगे, कल को कल को इस बात का डर दिखाया जा सकता है कि सैलरी कम कर दी जाएगी, खर्चे कम कर दिए जाएंगे, ठीक। तो इस वजह, दूसरा कह रहा है कि रिटायर्ड जज किसी भी न्यायालय, बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज कभी भी किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज वकालत करेगा तो जाहिर सी बात है वो सीनियर होगा, तो वो किसी भी जजमेंट को प्रभावित कर सकता है, ठीक, जजमेंट को प्रभावित कर सकता है, पहला कारण। दूसरा कारण, अगर उसे पता रहेगा कि उसे यहीं वकालत करना है, तो इससे भी उसके जजमेंट पर प्रभाव पड़ेगा। तो यही है, यही कारण है कि जिसकी वजह से किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट भी इसमें सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी इसमें क्या है, सही है। चलिए अगले सवाल पर पढ़िए और बताइए। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। पहला, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को। दूसरा, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों को। तीसरा, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। यानी कौन लोकसभा के चुनाव में भी वोट डाल सकता है, रिपीटेड है, पहले भी मैं करा चुका हूँ इसको, कौन राज्यसभा के चुनाव में। तो पहला क्या कह रहा है, तो लोकसभा के चुनाव में तो प्रत्येक व्यक्ति 18 साल के ऊपर का जो हो वो वोट डाल सकता है। एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चलता है, अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो वो वोट डाल सकता है। राज्यसभा के इलेक्शन में कौन वोट डाल सकता है, एमएलए, यानी सिर्फ विधायक वोट डाल सकते हैं। तो चलो देखो विधायक की बात कहाँ की गई है, ये लोकसभा के मेंबर की बात की गई है, काट दो, ये राज्यसभा काट दो, ये भी काट दो, ये है विधायक, ठीक है। तो विधायक जो है एमएलए है, ये एमएलए राज्यसभा के चुनाव में भी वोट करेंगे, और एमएलए वयस्क भी हैं तो लोकसभा के चुनाव में भी वोट करेंगे। तो इसमें ये वाला आपका क्या होगा, राइट स्टेटमेंट होगा, ठीक। चलिए, तो आज के सवाल ये क्या हुए आपके, यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आप इन पॉपुलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ते हैं भैया इन पॉपुलर एग्जाम्स के लिए, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है सर, 24 महीने का जो है 12,240 रुपये। ये रेफरल कोड अगर आप अप्लाई कर देंगे, VIPUL फुल टाइम, ठीक है, वे फुल टाइम, ये अगर आप अप्लाई कर देंगे तो 12,240 रुपये, ये कितने दिन का, ये 24 मंथ का, ठीक है। 12 महीने का आपका होगा 8,415 रुपये, आपका कितने का, 8,415 रुपये आपको पड़ेगा 12 महीने का। याद रखिए सर, 24 महीने के लिए अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो इन 24 महीने में सर आप पूरा का पूरा कंप्लीट GS पढ़ सकते हैं, किसी भी कोर्स में इंटर कर सकते हैं, किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं, 2 साल तक लगातार चलने वाले किसी भी बैच में आप इंटर कर सकते हैं। सर अनअकैडमी में किसी एक बैच या किसी एक कोर्स के लिए एडमिशन नहीं होता है, अनअकैडमी में पूरा का पूरा आपको गेट पास मिल जाता है ना, पूरी एंट्री आपको मिल गई, आप कहीं भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये खास बात है। और एक सब्जेक्ट के यहाँ पर 4-4 5-5 एजुकेटर हैं, तो जो आपको पसंद है सर आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ सर PPSC और UPPSC में आपको हम अगर दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। मेरा ये रेफरल कोड है VT लाइव, इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ आप आज के इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, नमस्कार आप सभी को।